हाँ नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो इस टॉपिक में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस स्टाइल से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामों में, चाहे वो आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग हो या पुलिस हो या पटवारी हो, तो इस टॉपिक में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी स्टाइल रहती है मैक्सिमम तिथियों से संबंधित क्वेश्चन पूछने की। और जब हम तिथियों की बात करते हैं तो अपने जो भारतीय सम्मत है उस सम्मत में तिथियां पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मेले और त्योहार के टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जो अपना राष्ट्रीय सम्मत है या हिंदू जो सम्मत है उससे संबंधित उनकी तिथियां, उनके महीने और उनकी गणना की थोड़ी सी जानकारी हमें हासिल करनी होगी। उसके बाद में हम मेले और त्योहार के टॉपिक की तिथियों को याद कर पाएंगे। सबसे पहले तो यदि हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जो हम जीके पढ़ते हैं तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से भली भांति परिचित रहते हैं, जिनकी तिथियों की यदि हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये जो 1 से लेकर के 30 तक तारीखें होती हैं, इन तिथियों में जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों की यदि हम बात करते हैं तो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन तिथियों से संबंधित, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजों का कैलेंडर होता है। हमारे भारत से संबंधित यदि हम बात करें तो अपना हिंदू जो सम्मत है, यहाँ हम 2 सम्मतों की बात करेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर में यहाँ जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक यानी 12 महीने होते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी तिथियां वो जो होती हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च इनसे संबंधित नहीं पूछी जाती। ये पूछी जाती हैं हमारे हिंदू सम्मत से संबंधित या हमारे राष्ट्रीय जो पंचांग आधारित है शक सम्मत, उस शक सम्मत की तिथियों से संबंधित। ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद में ये अंग्रेजों का कैलेंडर है। प्रश्न दूसरा आता है, सबसे पहला प्रश्न, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, पहला प्रश्न आएगा कि हमारा राष्ट्रीय सम्मत कौन सा है। तो कुछ चीजें यहाँ थोड़ी सी क्रिटिकल हैं, उनको गौर से समझने की आवश्यकता है आपको। पहला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय सम्मत, हमारा राष्ट्रीय सम्मत विक्रम सम्मत है। ये यहां ध्यान रखना है आपको, कई बार हम कंफ्यूज बस शक सम्मत कर देते हैं। राष्ट्रीय सम्मत की यदि बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय सम्मत विक्रम सम्मत है। एक दूसरा प्रश्न इससे मिलता जुलता जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और जहां हम कंफ्यूज होते हैं थोड़े से, कंपटीशन के दौरान किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी यहां मैं जिक्र करूंगा कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है, जो जिस पंचांग की बात कर रहे हैं ये ग्रेगोरियन पंचांग है, ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजों का, लेकिन हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस सम्मत पर आधारित है, और ये शक सम्मत पर आधारित है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, प्रश्न दोनों आते हैं एग्जाम के दौरान और थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों प्रश्नों की लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करो, दोनों प्रश्न बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला प्रश्न राष्ट्रीय सम्मत, तो राष्ट्रीय सम्मत हमारा जो है वो विक्रम सम्मत है। दूसरा प्रश्न राष्ट्रीय पंचांग, और राष्ट्रीय पंचांग की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय पंचांग अपना शक सम्मत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत पर आधारित है। यहां यदि हम बात करें तो अपना जो पंचांग है शक सम्मत पर आधारित है, तो यहां हम शक सम्मत से संबंधित यानी कि गणना करेंगे और उन्हीं गणनाओं में ये प्रश्न आपके एग्जाम के दौरान पूछे जाते हैं। शक सम्मत जो है
दूसरा प्रश्न यदि हम बात करते हैं तो ये जो शक सम्मत है, इस शक सम्मत को अपनी भारत के द्वारा सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। इस राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था और अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और ये किस पर आधारित है? शक सम्मत पर। ये ध्यान देना, यहां से प्रश्न ज्यादा पुटअप किए जाते हैं एग्जाम, कम ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं उनके द्वारा। राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत पर आधारित है और ये भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो देखिए, अब हमें शक सम्मत की थोड़ी सी डिटेल यहाँ जानने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अपने एग्जाम के दौरान जो प्रश्न होगा वो शक सम्मत के आधारित जो महीने हैं उनमें से पूछा जाएगा। जिस प्रकार से ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार से अपना जो शक सम्मत है इसमें भी यानी कि 12 महीने ही होते हैं। और लगभग मिलता जुलता है विक्रम सम्मत भी, विक्रम सम्मत में भी 12 महीने ही होते हैं। तीसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क पूछा जाता है, आपसे पूछे जाने की भी संभावना रहेगी, वो इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो ये जो शक सम्मत है लगभग में 22 मार्च में यानी कि प्रारंभ होता है। कभी 21 मार्च को प्रारंभ हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे प्रारंभ हो जाता है। तो शक सम्मत के जो महीने हैं ये लगभग 12 महीने हैं। और यहाँ विक्रम सम्मत की हम बात करते हैं तो इसको भी 12 महीनों में बांटा गया है। और ये कौन कौन से महीने हैं? इन महीनों की यदि हम बात करते हैं तो ये जो महीने हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को जनरली एक ग्रामीण भाषा में, देशज भाषा में आगन भी कह देते हैं, आगन। पौष, माघ और फागुन। माघ को माह भी बोल दिया जाता है देसी भाषा में, ग्रामीण क्षेत्रों में। इस प्रकार से ये 12 महीने होते हैं। और ये 12 महीने होते हैं तो जब हम बात करते हैं तो इन 12 महीनों में अपना जो यानी कि पहला महीना है वो चैत्र का महीना है। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में पहला महीना जनवरी, फरवरी, लास्ट का महीना दिसंबर का है, ऐसे ही यहाँ पहला महीना चैत्र का है और अंतिम महीना है ये फागुन का है। यहाँ अपने इस सम्मत की यदि बात करते हैं तो इसकी हमें थोड़ी सी नॉलेज पहले प्राप्त करनी होगी हम टॉपिक पर जाने से पहले। ये जो महीने हैं इनको आप समझ लीजिए। ये जो महीने हैं इनकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ चैत्र से प्रारंभ होता है। प्रथम जो महीना है वो चैत्र का है और चैत्र से लेके यानी कि फागुन तक 12 महीने हैं। अपने जो राष्ट्रीय सम्मत है या अपना जो हिंदू सम्मत है, यहाँ हम बात करेंगे हिंदू सम्मत, विक्रम सम्मत को कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें से भी एक प्रश्न आएगा, उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा। पहले ये समझिए आप, तब उस प्रश्न को हम अच्छी तरीके से भली भांति समझ पाएंगे। जिस प्रकार से ग्रेगोरियन कैलेंडर में जैसे कि प्रथम महीना जनवरी का होता है और 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक 31 तिथियां होती हैं। उसके बाद में फरवरी में 28 या 29, उसके बाद में मार्च में जैसे 31, अप्रैल में 30, इस प्रकार के 30, 31 और इस प्रकार की जो गणना होती है। तो लगभग आप मान सकते हो कि जनवरी में यानी कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख या 31 तारीख तक इस तरह की प्रत्येक महीने को इस तरह से गणना की जाती है ग्रेगोरियन कैलेंडर के दौरान, जिससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन अपना जो यानी कि सम्मत है और अपना हिंदू सम्मत है, इसमें यदि हम बात करेंगे तो हिंदू सम्मत में प्रथम महीना चैत्र का महीना है और फागुन तक 12 महीने हैं।
प्रत्येक महीने को 2 पखवाड़ों में बांटा है। अब पहला प्रश्न तो आपसे यह बनेगा कि पखवाड़े के अंदर कितने दिन होते हैं? तो एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। जैसे चैत्र मास है, 2 पखवाड़े हुए, प्रथम पखवाड़ा और इधर दूसरा पखवाड़ा। प्रथम पखवाड़े की यदि बात करते हैं तो प्रथम पखवाड़े को प्रत्येक महीने को, चाहे कोई सा भी महीना हो, प्रत्येक महीने के प्रथम पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और दूसरा जो पखवाड़ा होगा उसको शुक्ल पक्ष कहेंगे। और एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। तो यहां हम बात करेंगे कि चैत्र मास का जो प्रथम पखवाड़ा है, जिसको कहेंगे चैत्र कृष्ण, इसमें 1 तारीख से लेकर के पहले 14 तारीख होंगी। पहली जो तिथि होगी इसको हम कहेंगे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थदशी और जो 15वां दिन होगा इसको कहते हैं अमावस्या। इसको क्या कहते हैं? अमावस्या। ये प्रथम पखवाड़ा हुआ। प्रथम पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, अपने जो प्रचलन में जो शब्द है कृष्ण पक्ष को कहते हैं बदी और शुक्ल पक्ष को कहते हैं शुदी। इन नामों से भी इसे जाना जाता है और प्रश्न भी हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। तो प्रथम पखवाड़ा जो है, पखवाड़े के दौरान यानी कि 15 दिन होते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, इसको बदी कह रहे हैं। पहला पखवाड़ा कृष्ण है। यहां 15वां जो दिन होता है इसको कहते हैं अमावस्या। इसके बाद में दूसरा पखवाड़ा प्रारंभ होता है और दूसरे पक्ष को कहते हैं शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में प्रथम तारीख से स्टार्ट होगा, जिसको कहेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तारीख को कहेंगे प्रतिपदा। तो ये प्रथम तिथि होगी, ये जो 16वीं तिथि जैसे हम कह सकते हैं चैत्र मास की, इसको हम कहेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। 17वीं तारीख होगी, इसको कहेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से चलेंगे। और चतुर्थदशी और जो 15वां दिन होगा, या हम कह सकते हैं चैत्र मास का 30वां दिन, 15 इधर हो गए, 30वां दिन, इस दिन महीना पूर्ण हो जाता है और इसको कहते हैं पूर्णिमा। इसको क्या कहेंगे? पूर्णिमा। इस तरह से प्रत्येक महीने का डिवाइडेशन होके रहता है। इसके चैत्र मास के बाद में दूसरा मास, जैसे चैत्र वैशाख आएगा, तो वैशाख में भी हम इसको ज्यों के त्यों ऐसे ही समझ सकते हैं। चैत्र की जगह पर आप वैशाख लिख दीजिए। और वैशाख में भी प्रथम जो पखवाड़ा होगा वो कृष्ण पक्ष होगा, जिसको वदी कह सकते हैं। वैशाख, कृष्णा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और जो 15वां दिन होगा इसको अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होगा इसको पूर्णिमा। और आपको यह ध्यान रखना है, इस दिन महीना पूर्ण होता है, उसको पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा अंतिम दिन होगा किसी भी महीने का। इनके नामकरण के पीछे भी एक लॉजिक है, वो आप लॉजिक आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको ये रटना ना पड़े और आप इसको भली भांति समझ सकें। लॉजिक क्या है कि जो अपना भारतीय जो संमत है, हिंदू धर्म के जो संमत है, इस हिंदू संमत की जो गणना की गई है वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की गई है। और ग्रह नक्षत्र सूर्य, चंद्रमा और इनकी यानी कि गणना के आधार पर, इनकी परिक्रमण काल के आधार पर, परिभ्रमण काल के आधार पर इनकी गणना की गई है और उसी आधार पर पांचांगों का निर्धारण किया गया है। चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 से 1/6 दिन में एक चक्कर पूरा लगाती है, तो उसी एक चक्कर का जो गणना है 365 से 1/6 दिन को, उसी का डिवाइडेशन किया गया है। उसको यानी कि 12 महीनों में बांटा गया है। चाहे कोई भी सम्मत हो, चाहे अंग्रेजों का ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, या भारत का शक सम्मत हो, या भारत का हिंदू संवत्सर विक्रम संमत की यदि हम बात करें विक्रम संमत हो, इन सभी संमतों में इसी प्रकार से गणना की गई है, उन्हीं के आधार पर। तो यहां इस तरह से चैत्र, वैशाख, फिर उसके बाद में ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादोक्वार और यानी कि कार्तिक, आघिन जिसको बोल रहे हैं, पौष, माघ और फागुन, 12 महीनों की गणना इसी प्रकार से होती है। ये अब यहां प्रश्न आता है
कि जैसे कि प्रश्न आपने सुन रखा होगा कि नई साल, तो नई साल जो अंग्रेजों की होती है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार स्वाभाविक है, यहाँ भारत में भी खूब मनती है, आप लोग भी खूब मनाते होंगे, और नई साल यानी कि 1 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन हमारी भारतीयों की और हमारी हिंदू धर्म की जो नव वर्ष है, जिसको कहते हैं नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष, और सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक के अंतर्गत, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जामों के दौरान। प्रश्न आता है हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर किस तिथि को होगा। जिस प्रकार से अंग्रेजों का 1 जनवरी को होगा, ऐसे ही अपना जो हिंदू संवत्सर है, या इसको पेपर के दौरान पूछ लिया जाता है नव संवत्सर। पेपर के दौरान क्या पूछा जाता है? नव संवत्सर। और नव संवत्सर किस तिथि को होगा? तो नव संवत्सर जो होगा, तो स्वाभाविक है कि अभी हमने बात की थी कि थोड़ी देर पहले ही बताया था, आपको याद हो तो, कि इस हिंदू संवत में भी 12 महीने होते हैं। पहला महीना होता है चैत्र मास, तो स्वाभाविक है नव संवत्सर चैत्र मास में आएगा। तो नव संवत्सर चैत्र मास, चैत्र मास में अब कब आएगा? तो जनरली हम सोच लेते हैं कि चैत्र मास की जो पहली तारीख होगी नई साल, उसी को कहेंगे, लेकिन यहाँ एक अपवाद है, और इसी अपवाद के कारण ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये अपवाद क्या है? नव संवत्सर चैत्र मास में होना तो चाहिए था कृष्ण पक्ष की पहली तारीख, क्योंकि यहां से पहला महीना प्रारंभ हो रहा है, लेकिन ये नहीं है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। और हिंदू नव संवत्सर चैत्र मास में, कौन से मास में? चैत्र मास में। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष के बजाय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, यहां से प्रारंभ होता है। क्योंकि ये जो अपना राष्ट्रीय पांचांग है, ये ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय पांचांग शक संवत पर आधारित है, और हमारा जो राष्ट्रीय संवत है वो विक्रम संवत है। और विक्रम संवत शक संवत के लगभग महीने बराबर हैं, थोड़ा सा गैप होता है, 15 दिनों का गैप है। और जो विक्रम संवत है, नव संवत्सर जो है, ये हमारा जो हिंदू नव वर्ष कह सकते हैं हम, हिंदू नव वर्ष कह सकते हैं हम। तो हिंदू नव वर्ष के नाम से भी पेपर में पूछा जाता है। ये जो होता है, दोनों को ध्यान रखना है, विक्रम संवत अलग है, शक संवत अलग है। इनको मैं बताऊंगा ये अलग कैसे कैसे हैं, ये भी मैं थोड़ी सी यहां आपसे चर्चा करूंगा, ये किस प्रकार से अलग अलग हैं। और तो ये अलग है जो शक संवत है। थोड़ा सा मैं यहां डायग्राम आपको बता भी देता हूं। सबसे पहले एक स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत, और विक्रम संवत का आयोजन एक विक्रमादित्य नाम के शासक हुए थे भारत में, उनके द्वारा किया गया था। और ये किया गया था 58 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है, 2 तिथियां होती हैं भ्रांतिवश, कुछ किताबों में 57 ईसा पूर्व लिखा हुआ होता है, कुछ किताबों में 58 ईसा पूर्व लिखा हुआ होता है। और जहां तक एनसीईआरटी और एक ऑथेंटिक बुक्स की यदि हम बात करते हैं, तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व, क्योंकि 58 ईसा पूर्व और ईसवी, इसके यानी कि ईसवी से भी 58 वर्ष पहले प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजों के कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उससे भी 58 वर्ष पहले जब अंग्रेजों का एक था, तो उस समय विक्रम संवत चल रहा था 58 वर्ष प्रारंभ हो चुके थे विक्रम संवत को। और उस समय, उसके बाद में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया 58 वर्ष बाद में, और अंग्रेजों का प्रारंभ हुआ ईसवी, तो ईसवी 1 था, और उस समय ये चल रहा था विक्रम संवत 58, और विक्रम संवत 58 चल रहा था। तो इस वजह से जब ईसवी 2 हुआ, तो विक्रम संवत चल रहा था 59, यानी कि विक्रम संवत का प्रारंभ 1 2 3 4 इस तरह से 58, उस समय ईसवी प्रारंभ हुआ। ईसवी से भी विक्रम संवत हमारे भारत में अंग्रेजों से भी पहले हमारा संवत प्रारंभ हो चुका था, और वो इससे 58 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, तो इसलिए इसको कहते हैं 58 ईसा पूर्व। कुछ किताबों में 57 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ होता है। वो क्यों रहता है, इसका कारण क्या है कि जब विक्रम संवत 58 चल रहा था, तब ईसवी चल रही थी 1, जब विक्रम संवत 59 चल रहा था, तो ईसवी चल रही थी 2, और जब विक्रम संवत चलेगा 60, तो ईसवी चलेगी उस समय 3। इन दोनों के दौरान 57 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत और ईसवी में कहीं पे भी आप देख सकते हो, इन दोनों के दौरान 57 वर्ष का अंतर है। और ईसवी अब चल रही है 2020,
तो विक्रम संमत इससे 57 वर्ष अधिक आ रहा है, इसलिए अब 2020 ईस्वी में विक्रम संमत चलेगा आपके 2077। तो कई बार आपसे एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है, ईस्वी दे दी जाती है 1930, जैसे कि पटवारी के एग्जाम में, टीचर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था विक्रम संमत 1930 में ईस्वी कितनी होगी, या 1930 ईस्वी में यह प्रश्न पूछा गया था कि 1930 ईस्वी में विक्रम संमत क्या होगा, विक्रम संमत क्या होगा। तो विक्रम संमत अधिक है, और कितने वर्ष अधिक है, 57 वर्ष अधिक है, तो इससे 57 वर्ष अधिक आ जाएगा और विक्रम संमत होगा आपके 1987। ये पटवारी में भी पूछा था, थर्ड ग्रेड में भी पूछा था, टीचर के कई एग्जाम में। इस तरह से ये विक्रम संमत है। और प्रश्न आ जाता है विक्रम संमत का प्रारंभ किसने किया, तो विक्रम संमत का जो प्रारंभ किया था वो विक्रमादित्य नाम के राजा थे, जिन्होंने 58 ईसा पूर्व, ईस्वी से भी 58 वर्ष पहले विक्रमादित्य नाम के राजा हुए थे। इन विक्रमादित्य नाम के राजा ने इसका प्रारंभ किया था। इसके बाद में आप सुन लीजिए दूसरा संमत, शक संमत। शक संमत का जो प्रारंभ हुआ है, जो ये अंग्रेजों की जो ईस्वी है, जैसे सपोज करो कि जब 58, यहां से हम बात कर रहे थे विक्रम संमत की, विक्रम संमत 1 2 3 4 5 6, ये 58, और यहां से फिर प्रारंभ हुआ ईस्वी 1 2 3 इस तरह से। और ईस्वी भी जब 78 वर्ष चल रही थी ईस्वी की, जब ईस्वी की 78 वर्ष चल रही थी, तब भारत में कुषाण वंश के एक शासक थे कनिष्क, और कनिष्क के द्वारा एक संमत प्रारंभ किया गया, शक संमत। ईस्वी 1 2 3 4 ऐसे 78, और यहां से प्रारंभ होगा उस समय, यानी कनिष्क ने शक संमत प्रारंभ किया। यहां से, यहां उसको 0 से मान लिया जाता है, जैसे शक संमत की गणना 0 से कर देते हैं हम। तो यहां ये जो गणना की गई थी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जैसे चालू हो जाता है, तो इस समय शक संमत। तो यहां 78 के बाद में भी शक संमत, यानी ईस्वी के भी बाद में प्रारंभ हुआ है। विक्रम संमत ईस्वी से भी पहले प्रारंभ हुआ है, शक संमत ईस्वी से भी बाद में प्रारंभ हुआ है, और कितने वर्ष बाद में, 78 वर्ष बाद में प्रारंभ हुआ है। इसलिए शक संमत ईस्वी से छोटा है, कितने वर्ष, 78 वर्ष। कितने वर्ष छोटा है, 78 वर्ष छोटा है। अभी हम बात कर रहे हैं ईस्वी चल रही है यहां 2020, उस समय विक्रम संमत चल रहा है 2077, क्योंकि विक्रम संमत बड़ा है 57 वर्ष पहले। तो शक संमत ईस्वी से भी छोटा होगा, और इससे भी कितना छोटा होगा, 78 वर्ष छोटा होगा। और 2020 में शक संमत कितना होगा, तो इसको यहां 78 को हम कम कर देंगे। तो ये यहाँ ध्यान रखना है, एग्जाम के दौरान जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो विक्रम संमत में से पूछा जाता है। मेरा यहाँ आपको बताने का तात्पर्य यह है कि विक्रम संमत अलग है, शक संमत अलग है, दोनों के समय में गणना है। ये दोनों का काल गणना अलग अलग है, दोनों यानी कि अलग अलग समय पर प्रारंभ हुए हैं। अब हम यहां कह सकते हैं विक्रम संमत प्रारंभ हो गया 1 2 3 4 इस तरह से 55 56 57 58 59 60 इस तरह से, और 2020। इस विक्रम संमत के बाद में यहां पर प्रारंभ हुआ ईस्वी। ईस्वी इस विक्रम संमत से छोटी हुई 1 2 3, और यहां आ जाएगा, सॉरी, ईस्वी 2020। तो ये विक्रम संमत इससे 57 वर्ष बढ़ाएगा, तो 2077। ईस्वी के भी जैसे सपोज करो ईस्वी चल रही थी यहां पर 78, उस समय प्रारंभ हुआ शक संमत। कौन सा, शक संमत। 78 यहां से 0 की गणना करते हैं, इसमें 0 1 2 3 इस तरह से, और जब गणना करते हैं तो ये इस ईस्वी से भी छोटा आएगा शक संमत की जो गणना होगी। तो कहने का मतलब है विक्रम संमत हमेशा ईस्वी से कितने वर्ष बड़ा है, 57 वर्ष बड़ा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि विक्रम संमत पहले प्रारंभ हुआ था। यदि ईस्वी दे रखी हो और विक्रम संमत पूछे तो विक्रम संमत पहले हुआ था, इसलिए बड़ा आएगा तो उसमें 57 जोड़ देंगे। और विक्रम संमत दे रखा हो और ईस्वी पूछ ली जाए तो ईस्वी विक्रम संमत से कम आएगी, क्योंकि बाद में प्रारंभ हुई है। और कितने वर्ष कम आएगी, 57 वर्ष कम आएगी, तो उसमें से घटा देंगे।
सपोज करो प्रश्न पूछ लिया जाए कि यानी कि 58 विक्रम संवत में, 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 58 में ईसवी कौन सी होगी? 1। विक्रम संवत 60 पूछ लिया जाए कि विक्रम संवत 60 में ईसवी कौन सी होगी, तो इसमें से 57 घटा देंगे, 3 होगी, क्योंकि ईसवी कम आएगी, छोटी है। तो विक्रम संवत पूछा जाए तो 57 जोड़ देंगे और ईसवी पूछे तो 57 घटा देंगे। विक्रम संवत और शक संवत दोनों अलग अलग संवत हैं, मुझे ये आपको यहाँ पर समझाना था। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। यहाँ से भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो 2 प्रश्न आपके यहाँ पर भी तैयार हुए। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया? विक्रमादित्य नाम के शासक ने। शक संवत का प्रारंभ किसने किया? कनिष्क ने, कुषाण वंश का था। कब हुआ? 78 ईस्वी। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, ईस्वी से पहले। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अपना राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ? ये 78 ईस्वी, और ये 58 ईसा पूर्व, ईसा से भी 58 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के दौरान पूछे जाते हैं। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि शक संवत और विक्रम संवत दोनों अलग अलग हैं, और अपना जो राष्ट्रीय संवत है वो विक्रम संवत है, लेकिन अपना जो पंचांग है, जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की यदि हम बात करते हैं तो पंचांग कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसमें 12 महीने हैं, चैत्र से लेकर के फागुन तक। अब हम बात करते हैं जहां ये विरोधाभासी प्रश्न है और जहां ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती होती है, और ये जो गलती होती है ये होती है कि नव संवत्सर, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है नव संवत्सर कब होता है, और गलती से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा नहीं करनी है आपको। ये अपवाद स्वरूप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। रिपीटेड प्रश्न है, आप रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, जिस तरह से आप इसको उचित समझें आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से ये एक हुआ अपना कैलेंडर। तो कैलेंडर की हम बात करते हैं, यानी कि अपना जो हिंदू संवत है उसकी गणना हमने की है, और चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन 12 महीने हैं। और इन 12 महीनों की जब हम बात करते हैं तो एक महीने में 2 पखवाड़े हुए। प्रथम जो पक्ष है उसको कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो पंचांग है अपना हिंदू संवत का, इसकी भी जो गणना की गई थी हमने, वो गणना की थी। जो अपने पंचांगों की गणना है वो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों की, यानी कि जो परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल है उनके आधार पर की गई थी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर, एक चक्कर 365 से 1/6 दिन में लगाती है, इस वजह से उसको एक पूरा वर्ष मान लिया गया है, और एक वर्ष के फिर टुकड़े कर लिए गए हैं, 12 महीने बना लिए गए हैं। इसी आधार पर ये जो पक्ष रखे गए हैं, इन पक्षों का नामकरण कैसे है, क्योंकि यहां ये समझना जरूरी हो जाएगा, उसी से आप तिथियों को याद रख पाएंगे। ये जो पक्ष है ये कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की जब हम बात करें तो ये इसका नाम कृष्ण पक्ष इसलिए है कि जो अपना महीना होता है हिंदू संवत के, यदि महीनों की हम बात करते हैं, या जनरली आप यदि परिचित हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से जनवरी फरवरी के महीने में, तो इसमें भी आप देख सकते हैं रात्रि को जब हम जाकर के देखते हैं तो चंद्रमा की कलाओं की यदि हम बात करें तो जो एक महीना है, चाहे चैत्र मास हो, चाहे बैसाख हो, चाहे ज्येष्ठ हो, कोई सा भी महीना ले लीजिए, उसमें चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो बढ़ती हुई या घटती हुई जाती हैं। जैसे सपोज करो चैत्र मास का कृष्ण पक्ष है, तो यहां जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा रात के दौरान, क्योंकि रात के दौरान जो उजाला रहता है वो चंद्रमा की रोशनी रहती है, उससे उजाला रहता है। लेकिन जो महीने का प्रथम पक्ष होगा कृष्ण पक्ष, इसमें चंद्रमा की कलाएं कम होती चली जाती है। चंद्रमा की कलाओं के कम होने का मतलब है चंद्रमा कटता हुआ चला जाता है, चंद्रमा थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई देगा, नेक्स्ट अगले दिन और कम दिखाई देगा और कट जाएगा, अगले दिन और कट जाएगा और थोड़ा कम दिखाई देगा, और जो चांदनी है, रात्रिकालीन जो चांदनी है उसकी जो रोशनी है वो कम होती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट अगले दिन और कटा हुआ दिखाई देगा, धीरे 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 कटता हुआ चला जाएगा। और इधर जब हम बात करेंगे ये अमावस्या की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो चंद्रमा बिल्कुल धीरे 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 बहुत कटता हुआ चला जाएगा। यहाँ तो बहुत कम दिखाई देता है थोड़ी बहुत देर के लिए। और इस दिन 15वां जो दिन होता है महीने का, जिसको हम अमावस्या कहते हैं, इस दिन
पूरी रात में चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, घोर अंधेरी रात रहती है, काली रात। तो इस पक्ष में अंधेरा रहता है, काली रातें रहती हैं, इसलिए इस पक्ष का नाम है कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण माने होता है काला। इस अमावस्या के बाद में जब हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष की जो प्रथम प्रतिपदा होगी, इस दिन चंद्रमा पुनः दिखाई देगा और थोड़ा दिखाई देगा, और नेक्स्ट अगले दिन और ज्यादा दिखाई देगा, और रोशनी बढ़ती चली जाएगी, और यानी कि रातों में जो चांदनी रातें हैं, उजाला है, वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये चांदनी रातें होती हैं, पूरे 15 दिन यहाँ चंद्रमा जैसे निकला हुआ होता है, रात्रि के दौरान चंद्रमा की रोशनी रहती है और सफेदी रहती है, इसलिए चांदनी के कारण, रोशनी के कारण इस पक्ष का नाम है शुक्ल पक्ष। शुक्ल माने होता है सफेद। तो ये यहां ध्यान रखना है, क्योंकि इनका जो नामकरण किया गया है, यहां अंधेरी रातें रहती हैं, चंद्रमा कटता हुआ चला जाता है, इस दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और यहां चंद्रमा की रोशनी बढ़ती हुई चली जाती है, सफेदी बढ़ती चली जाती है रात्रि कारण, इसलिए इसका नाम शुक्ल पक्ष है। और चंद्रमा बढ़ता हुआ चला जाएगा, और इस दिन पूर्ण रूपेण चंद्रमा निकलेगा। इस दिन पूरा चंद्रमा निकलेगा, कंप्लीट चंद्रमा दिखाई देगा, और संपूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा दिखने के कारण ही इसका नाम पूर्णिमा है। ये आपको यहां विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं दो शब्दों से आपको जीके में कई प्रश्न याद करने पड़ते हैं। जैसे एनडीए जी के जब हम पढ़ेंगे तो वहां आपको ज्वार भाटे के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित प्रश्न आते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को कौन सा ग्रहण होता है। तो उन सारी चीजों को भी आप तभी याद कर पाओगे जब यहाँ ये आपकी यानी कि कैलकुलेशन या इस प्रकार की ये डाटा आपको याद होंगे। तो ये ध्यान रखना है, इस दिन अमावस्या के दिन घोर काली रात रहती है, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और यहाँ चंद्रमा पूर्ण रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार से 12 महीने होते हैं, उनमें प्रत्येक पक्ष कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक महीने का 15वां दिन अमावस्या, और प्रत्येक महीने का जो अंतिम दिन होता है वो पूर्णिमा होता है। तो इस प्रकार से इनके नामकरण किए गए हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है इसको बदी कहते हैं, और शुक्ल पक्ष होता है इसको शुद्धि कहते हैं। तो आप इनमें शुद्धि और बदी में भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा सा शुक्ल में भी सा है और शुद्धि में भी सा है। शुक्ल में भी सा है तो शुक्ल पक्ष को शुद्धि, तो कृष्ण पक्ष के लिए शेष रह जाएगा बदी। बदी और शुद्धि के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो, चूंकि हमें अपने व्यवहार में जो अंग्रेजों का ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर वाले ये जो महीने हैं वो अपने व्यवहार में आते हैं और हम सबको याद भी रहते हैं, हम सब उनसे भली भांति परिचित हैं। इनको थोड़ी जो अपना हिंदू सम्मत है या जो शक सम्मत है, इसके जो महीने हैं इनको याद करने में थोड़ी हमें परेशानी होती है, क्योंकि ये अपने व्यवहार में प्रचलन में है नहीं। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, दादा बाबा, उनके व्यवहार में ये अपना हिंदू सम्मति था। वो आज भी केवल अपने ये जो महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, और इनकी जो गणना होती है उन्हीं से परिचित होते हैं। वो अंग्रेजों के ग्रेगोरियन कैलेंडर से परिचित नहीं होते, लेकिन अपने व्यवहार में ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो इस वजह से हमें इस सम्मत की तुलना यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर से यदि हम बात करें तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो पहला महीना है अपने राष्ट्रीय पंचांग का वो चैत्र का महीना, और चैत्र का महीना कब पड़ेगा, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष जो होगा, पहला पक्ष कौन सा होगा, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की पहली तारीख होगी प्रतिपदा। तो चैत्र मास की पहली जो तारीख होगी इसको कहेंगे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। तो ये कब से प्रारंभ होता है, तो अपने व्यवहार में जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है या अंग्रेजों का जो है, तो चैत्र जो महीना प्रारंभ होता है यानी कि प्रथम महीना लगभग में मार्च में प्रारंभ होता है, मार्च के दूसरे पखवाड़े में। और मार्च के दूसरे पखवाड़े में तो चैत्र मास लगभग में कुछ दिन तो मार्च में रहेंगे और शेष दिन रहेंगे इसके अप्रैल में। तो कहने का मतलब है चैत्र मास है वो मार्च और अप्रैल में होगा। संभवतः ये भी बताया जाता है कि लगभग 22 मार्च के लगभग चैत्र मास स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे, कभी 21 को 20 को आगे पीछे भी स्टार्ट हो जाता है। लगभग 22 मार्च के लगभग ये चैत्र मास स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ये भी ध्यान आपको रखना है कि प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय सम्मत जो पंचांग है इसको हमारी सरकार के द्वारा कब अपनाया गया, तो 22 मार्च को ही अपनाया गया था। इसका कारण भी यही है कि लगभग में 22 मार्च को प्रारंभ होता है। तो 22 मार्च 1957
के दिन, ये जब चैत्र मास का प्रथम दिन आया था उसी दिन इसको अपनाया गया था। तो ये लगभग 22 मार्च के लगभग में प्रारंभ होता है। तो चैत्र मास कुछ दिन अप्रैल और मार्च और अप्रैल में होगा। इसी प्रकार के चैत्र दूसरा महीना होगा वो बैसाख। बैसाख का जो होगा ये आपके अप्रैल, कुछ दिन तो इसके अप्रैल में होंगे और कुछ दिन होंगे मई में। इसी प्रकार से ज्येष्ठ, और इसके महीने होंगे कुछ दिन मई में होंगे और कुछ दिन होंगे जून में। आषाढ़, इसके कुछ दिन जून और जुलाई। श्रावण, श्रावण अब वर्तमान में श्रावण का महीना चल रहा है, तो कुछ दिन तो इसके जुलाई में होंगे और शेष दिन अगस्त में। इस प्रकार से किसी भी महीने का, क्योंकि एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया था एक पेपर में एग्जाम के दौरान, कोई त्योहार देकर के कि ये लगभग किस तिथि के आसपास में पड़ेगा या किस महीने में पड़ता है। तो यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीना पूछ लिया जाए तो आप केवल एक तिथि याद करिए कि चैत्र मास मार्च में स्टार्ट होता है, और आप सीधा सीधा लगभग 22 मार्च के लगभग याद कर लीजिए। तो इस तरह से मार्च में स्टार्ट होगा तो ये चैत्र मास मार्च और अप्रैल में पड़ेगा। तो किसी भी त्योहार के बारे में आप कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हैं। आपको याद एक ही रखना है, चैत्र को आप याद कर लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, और आप किसी भी मास को कब पड़ेगा इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये यानी कि अपना जो ये जो संमत है राष्ट्रीय पंचांग है, और इस राष्ट्रीय पंचांग के जो महीने हैं ये ग्रेगोरियन यानी कैलेंडर के महीनों से इस तरह से हम उनकी तुलना कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा है इन सब में से मैंने डिटेल से आपको बताया है। अब सबसे मुख्य बात ये रहती है कि आपको कंपटीशन के दौरान प्रश्न कहां से किस प्रकार से पुटअप होगा, तो कौन कौन से प्रश्न आपके पुटअप हो सकते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको फटाफट इसमें से एग्जाम के दौरान मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं उनको बताता हूं। सबसे पहले नंबर एक यदि बात करते हैं तो पहला प्रश्न है कि अपना जो राष्ट्रीय पंचांग किस संमत पर आधारित है। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग किस संमत पर आधारित है। नंबर एक, शक संमत पर। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न, शक संमत राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, शक संमत पर आधारित। दूसरा प्रश्न, शक संमत हमारी सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957। यहां यह भी ध्यान रख लेना, एक प्रश्न यह भी आता है कि राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947। इधर राष्ट्रीय सम्मत शक सम्मत जो राष्ट्रीय पंचांग है, इस राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया, तो ये जो राष्ट्रीय पंचांग है इसको अपनाया गया 22 मार्च 1957। और आप याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत पर आधारित है और शक सम्मत का प्रारंभ लगभग 22 मार्च के लगभग में होता है, उससे आपको ये तिथि याद रह जाएगी। तीसरा प्रश्न यहां बनता है कि अपना राष्ट्रीय संमत कौन सा है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा विरोधाभास मिलेगा, आपके पास में कुछ गाइडें होंगी, हो सकता है उनमें शक संमत दिया हुआ हो, तो यहां थोड़ा सा विरोधाभास मिलेगा आपको। तो राष्ट्रीय संमत और राष्ट्रीय संमत है विक्रम संमत। नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है कि जो शक संमत है, ये जो विक्रम संमत है, इस विक्रम संमत का प्रारंभ किसने किया, विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। कब किया गया, 58 ईसा पूर्व, ईस्वी से भी पहले। ये ध्यान रखना, यहां 58 ईस्वी कर दिया तो गलत हो जाएगा। 58 ईस्वी अलग है, 58 ईसा पूर्व, ईस्वी से भी पहले
इसका प्रारंभ किया गया था और भारत का एक राजा था विक्रमादित्य नाम का राजा, उसके द्वारा ये संवत चलाया गया था, विक्रम संवत। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ में पूछ सकता है, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कनिष्क के द्वारा, जिस पर हमारा राष्ट्रीय पांचांग आधारित है। शक संवत पर यह किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने किया। कब किया? 78 ईस्वी, यहां ओनली 4 ईस्वी, यहां 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से जैसे बन सकता है, विक्रम संवत दिया हुआ हो और ईस्वी पूछ ले। विक्रम संवत दे दिया आपका 1870 और पूछ लिया ईस्वी कितनी होगी। तो विक्रम संवत मैंने अभी आपको बताया था कि विक्रम संवत ईस्वी से भी पहले प्रारंभ हुआ, तो स्वाभाविक है वो बड़ा होगा, पहले प्रारंभ हुआ। और कितना बड़ा होगा ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेशन करके बताया था। कितने वर्ष का अंतराल है इन दोनों में? 57 वर्ष का। तो विक्रम संवत 57 वर्ष बड़ा होगा, तो ईस्वी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईस्वी कम आएगी। जब ये बड़ा होगा तो कम आएगी, तो क्या करेंगे? इसमें से 57 कम कर देंगे और यहां हम 57 इसमें से घटा देंगे और 57 घटा देंगे तो 1813, ये ईस्वी होगी 1813। ईस्वी कम आएगी, विक्रम संवत ज्यादा होगा। उल्टा भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न, ईस्वी दे दी जाए और जैसे मान लीजिए ईस्वी दे दी आपके, इसी प्रश्न को वो यहां उल्टा कर सकते हैं। ईस्वी दे दी 1813 और विक्रम संवत क्या होगा ये पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा विक्रम संवत पहले प्रारंभ हुआ। हमारा भारतीयों का जो संवत है वो अंग्रेजों के संवत से भी पहले प्रारंभ हुआ, इसलिए हमेशा पहले प्रारंभ हुआ तो बड़ा है उससे। और कितने वर्ष बड़ा है? 57 वर्ष बड़ा है। तो इसमें हम 57 जोड़ देंगे और इसमें जब 57 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1870। इस तरह से भी प्रश्न आपसे गणित की तरह कैलकुलेशन करवा के पूछता है, पूछ सकता नहीं, पूछता है। कंफर्म इसी प्रकार का एग्जाम के दौरान प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका विक्रम संवत। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, यानी कि ईस्वी इससे पहले प्रारंभ हो गई थी और ये ईस्वी से भी कम आएगा। कितना कम आएगा? 78 वर्ष कम आता है ये शक संवत। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो जो अपना राष्ट्रीय पांचांग है वो शक संवत पर आधारित है और शक संवत में कितने महीने हैं? 12 महीने। प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र का महीना। अंतिम महीना कौन सा है? फागुन का महीना। और चैत्र के महीने की यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि एक जो राष्ट्रीय पांचांग है उसमें प्रत्येक महीने को कितने पखवाड़ों में बांटा है? 2 पखवाड़ों में। प्रथम जो पखवाड़ा है उसका क्या नाम है? कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष का दूसरा नाम क्या है? बदी। दूसरा पखवाड़ा क्या है? शुक्ल पक्ष है। शुक्ल माने होता है सफेद, कृष्ण माने होता है काला, इसको कहते हैं सुदी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है पखवाड़े के दौरान कितने दिन होते हैं? और पखवाड़ा के दौरान दिन होते हैं 15। 15 दिन का एक पखवाड़ा, 15 दिन का दूसरा पखवाड़ा। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जो सबसे ज्यादा आपके पेपरों में रिपीट होता है और पूछा जाता है, जहां आपसे गलती भी होती है और आप भूल भी जाते हैं। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नव संवत्सर, या प्रश्न चेंज करके पूछ सकता है हिंदू नववर्ष किस तिथि को आयोजित होगा? और हिंदू नववर्ष आयोजित होगा आपके चैत्र, पहले मैंने बता दिया आपको, ये थोड़ा सा अपवाद है, चैत्र कृष्ण में प्रारंभ नहीं होगा, ये होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको जो के त्यों याद कर लेना है। नव संवत्सर या हिंदू नववर्ष का आयोजन कब होता है और किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार से प्रश्न इस टॉपिक के दौरान इस संवत्सर में से आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो लास्ट में इस तरह के इन सारे प्रश्नों को आपको याद करना है।